हे गाइस। तो आ ही गया फ्लाई ओवर द सी का नया अपडेट। तो मैं हाजिर हूँ मैंगा का चैप्टर 14 लेके। तो मैंगा के 13 चैप्टर में हमने देखा था चीची को डॉक्टर जिन का हग उसके पास के कुछ इमोशनल मोमेंट्स को याद दिलाता है। ये हग उसे उसकी माँ के साथ का लास्ट मोमेंट याद दिलाता है, जब उसकी मॉम ने उसे प्यार से कहा था कि वो हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। चीजी को ये हग वार्म और कंफर्टिंग फील होता है, जो उसने काफी टाइम से नहीं महसूस किया था। आगे चीजी अपनी नई बॉडी में होने के बाद के कुछ इंसिडेंट्स को याद करता है, जैसे उस दिन का इंसिडेंट जब उसने ट्रांस माइग्रेट किया था और डॉक्टर जिन ने उसकी देखभाल की थी बिना उसकी पहचान जाने। उसके बाद हॉस्पिटल का इंसिडेंट और याद आता है, जब डॉक्टर जिन ने एक हॉस्पिटल नर्स को बचाने के लिए अपने आप को उसका शील्ड बना दिया था। जीजी अपनी पुरानी लाइफ के विलन जिन सीए को भी याद करता है, जो डॉक्टर जिन से मिलता जुलता था, पर दोनों के अंदर का सोल बिल्कुल अलग था। फिर डॉक्टर जिन जीजी को लाइफ लेसन देता है, कहकर कि अपने दुख से सिर्फ और ज्यादा दुख बढ़ता है और उससे जो लोग प्यार करते हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। डॉक्टर जिन अपने फेरोमोन डिपार्टमेंट डॉक्टर होने के नाते चीजी को समझाता है कि अल्फा ग्लैंड सिर्फ फेरोमोन्स के लिए नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी जरूरी होते हैं। चीजी उससे थोड़ा टीज करता है और डॉक्टर जिन को अपना कांटेक्ट नंबर देने की रिक्वेस्ट करता है। पिछला चैप्टर एक्चुअली चीजी और डॉक्टर जिन के बीच की ग्रोइंग बॉन्ड को दिखाता है और चीजी का थोड़ा प्लेफुल साइड भी। डॉक्टर जिन इनिशियली रिलेक्टेंट होता है, लेकिन फाइनली चीची को अपना नंबर लिखकर दे देता है। अब आगे चैप्टर की शुरुआत होती है उसी सीन से जहां चीची उसे बैंडेज के पैकेट को पकड़े था, जिस पर डॉक्टर जिन ने अपना फोन नंबर लिख कर दिया था। चीची फुल इमोशन भरी आवाज में डॉक्टर जिन को बुलाता है और कहता है, डॉक्टर जिन, इस दुनिया में तुम पहले इंसान हो जिससे मैं मिला हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर जिन अपनी जगह पर ठिठक कर रुक जाता है, फिर घूमकर चीची को देखता है, थोड़े हैरानी के साथ, अपने मन में सोचता हुआ, क्या? अरे यार, ये कितना चीजी है। चाहे डॉक्टर जिन अपने मन में कुछ भी सोच रहा हो, पर उसके गाल गुलाबी जरूर हो गए थे। वैसे चीजी ने सच ही तो कहा था, जब से वो ट्रांसमाइग्रेट करके 30 साल पहले के टी टाइम लाइन में आया है, वो सिर्फ डॉक्टर जिन से ही तो मिला है ना गाइस। पर डॉक्टर जिन को लगता है कि हमारा चीजी उस पर लाइन मार रहा है। वैसे हम भी तो यही चाहते हैं। वैसे इसके बाद डॉक्टर जिन पलटकर रूम के बाहर जाने लगता है और चीजी उस बैंडेज के पैकेट पर लिखे फोन नंबर को देखता रहता है और कहता है, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद हमारी कहानी सीधे 6 दिन आगे शिफ्ट हो जाती है। सीन शुरू होता है किसी सेडार एले के एंट्रेंस पर। रात का टाइम है और एले थोड़ी सी अंधेरों में डूबी हुई है। एले का माहौल भी कुछ गर्मी वाला सा लग रहा है, कुछ टेंशन सी भी हवा में फील हो रही है। हम देखते हैं कुछ गुंडे सरी के आदमी खड़े हैं, उनके हाथ में लोहे के पाइप्स, बैट और ग्लास की बॉटल्स भी हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का काम खत्म करने के इरादे से आए हों। एले की दूसरी तरफ से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। हम देखते हैं हमारे चीची को पूरे काले कपड़ों में ड्रेस्ड, गजब का हैंडसम लग रहा था। वो कॉन्फिडेंट कदमों के साथ उन्हें घूरता हुआ गुंडों के पास पहुंचता है। उनमें से एक गुंडा, जो विजिबली पसीने पसीने हुआ जा रहा था, पास वाले दूसरे बंदे को धीरे से पुश करता है और अपनी कांपती आवाज में कहता है, तू जा पहले। लेकिन दूसरा आदमी भी अपने चीजी के स्टांस को देखकर थोड़ा अनश्योर हो गया है। वो कोई रिएक्शन दे इसके पहले ही एक जबरदस्त थर्ड की आवाज सुनाई देती है। एक गुंडे को फोर्सफुली पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है और वो पीछे ग्राउंड पे जोर से गिरता है, जिससे गैंग के बाकी लोग भी शौक से उस बंदे की तरफ देखते हैं और अपना हीरो बड़े स्टाइल में अपने ग्लव्स को टाइट करते हुए कहता है, मैं जरा जल्दी में हूँ, तो क्यों ना सब एक साथ ही आ जाओ।
फिर अपने हाथों से उन्हें आगे आने का इशारा देता है, जैसे उन्हें ललकार रहा हो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आगे बढ़ो। वैसे चीची के हाथों में कस्टम मेड ब्रास के नक्कस देख के तो लग रहा है हमारा हीरो भी पूरी तैयारी से ही आया है। फिर लाइटनिंग स्पीड से वो एक खतरनाक किक लॉन्च करता है और उसके किक के इम्पैक्ट से एक गुंडा सीधा हवा में उड़ के चला जाता है और फिर धाड़ से नीचे गिरता है। फिर एक एक करके चीजी सबकी धुलाई करता है। अगले सीन में सब गुंडे बुरी तरह मार खा के नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। जो लोग यहाँ बिखरे पड़े थे उनके लिए ये रात एक नाइटमेयर बन चुकी थी। जमीन पे बिखरे हुए आदमी कोई होश में था तो कोई बेहोश। बीच में चीजी खड़ा किसी डेथ रीपर से कम नहीं लग रहा था, जो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर चुका हो। अगली बार मेरे क्लाइंट के सामने मत दिखाई देना। गुंडों के लीडर के कॉलर को पकड़ते हुए चीजी जैसे कोई जजमेंट सुना रहा हो। फिर हाथ में पकड़ा हुआ पाइप फेंकते हुए कहता है, निकलो सब यहाँ से। ये बस एक शब्द नहीं था, जैसे एक हुक्म था और जितने भी बचे कुचे लोग थे वो तुरंत भाग गए, अपने इंजर्ड साथियों को घसीटते हुए। किसी ने भी दोबारा मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं की। तभी एक छोटी सी फिगर एले के कोने से झांकती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही हैं। ये कोई गैंग का बंदा नहीं था, एक छोटा लड़का जो इस पूरे सीन को देखकर थ्रिल फील कर रहा था। चीजी एक गहरी सांस लेके अपने ग्लव्स को एडजस्ट करता हुआ उस नए बंदे की तरफ देखता है। एक यंग सा लड़का जो पहले कोने से देख रहा था, अब एक बड़े एनवेलप के साथ हंसते हंसते सामने आता है। एक चीकी सी ग्रिन के साथ वो कहने लगता है, ब्रदर ये लो, क्लाइंट ने जो पैसे दिए थे। और यहाँ हमें इस नए बंदे का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये है वैंग वैंग, एक छोटा सा गली का गुंडा जो बिना किसी शर्म के जी हाइपिंग यानी हमारे चीजी की गैंग का हिस्सा बन गया है। चीजी इन्वेस्टिगेशन की अपडेट लेते हुए पूछता है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है और जी हाइपिंग के बैकग्राउंड का क्या अपडेट है। वैंग वैंग ऑकवर्डली ग्रिन कर रहा है, जैसे घबराहट से उसके पसीने छूट रहे हो। वो हंसते हुए जवाब देता है, वो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो नौटंकी वाले अंदाज में मन में सोचता है, बॉस कौन अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन करता है और ये मेमोरी लॉस, पास्ट भूल जाना, ये सब तो ड्रामा में होता है। खैर ये सब वो मन में ही सोच सकता था, बॉस के मुंह पर कहने की हिम्मत जो नहीं थी उसकी। चीजी पहले तो उसे ब्लैंकली देखता है, फिर उसके सर पर एक थपकी मारकर खिंचाते हुए घूम जाता है। वैंग वैंग वहीं बेचारा सर पकड़ के खड़ा रह जाता है, जैसे उसका सर घूम रहा हो। अगले सीन में चीची डॉक्टर जिन को मोबाइल पर मैसेज भेज रहा होता है, डॉक्टर जिन मैं जी हाइपिंग हूँ, ये मेरा फोन नंबर है। क्या कल तुम्हारी छुट्टी है ना? क्या मिल सकते हो? मैं तुम्हारी कंसल्टेशन फीस को वापस करना चाहता हूँ। क्यूरोसिटी से भरा वैंग वैंग बिल्कुल छिपकली की तरह चिपक कर ताक झांक कर रहा है। ब्रदर पिंग, किससे बात कर रहे हो? क्या गर्लफ्रेंड है? कभी पहले तो नहीं बताया तुमने किसी के बारे में। चीची चिढ़ते हुए वैंग वैंग को अपने से दूर करता है और खिंचाते हुए बोलता है, चल हट यहाँ से। पर मोबाइल पर डॉक्टर जिन का रिप्लाई देखकर तो चीची के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ जाता है। माफ करना, कल मेरी एक ब्लाइंड डेट है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है। मौके का फायदा उठाकर वैंग वैंग फिर से मोबाइल में झांक कर बात को 4 गुना बढ़ाकर कहता है, अरे अरे ये क्या ब्रदर पिंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्लाइंड डेट पर जा रही है। चीची एक तीखी नजर के साथ वैंग वैंग को देखता है। वैंग वैंग का चेहरा तो जैसे पैनिक से सफेद ही पड़ जाता है। बात को बदलते हुए कहता है, ब्रदर पिंग आपके पास्ट के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, पर आपने जो दूसरा काम दिया था ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ सुराग जरूर हाथ लगे हैं। वैंग वैंग एकदम एक्साइटेड होते हुए आगे बताता है, बॉस आप ब्लैक फेम के बॉस के बारे में जानना चाहते थे ना? मेरा एक पुराने दोस्त की एक केक शॉप है जो ब्लैक फेम के गैंग के बॉस के ड्राइवर के घर के बिल्कुल नीचे है। चीची बस एक साइड ग्लांस देता है, जैसे बोल रहा हो, आगे तो बको। वैंग वैंग भी बिल्कुल तोते की तरह बोले ही जा रहा था।
सुना है ब्लैक फ्लेम गैंग के बॉस के एक ट्रस्टेड आदमी ने रिसेंटली एक केक ऑर्डर किया था। वो आज एक स्कूल डिलीवर होने वाला है। जी मुड़कर वैंग वैंग की तरफ देखता है, एक तीखी नजर के साथ कहता है, क्या एक स्कूल? मिस्टर फू का एक बच्चा भी है? वैंग वैंग क्विकली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये तो श्योर नहीं है, पर ब्रदर च्यांगजी ने स्कूल का एड्रेस ढूंढ निकाला है, क्या चेक करना चाहोगे? जीजी की सोच गहरी हो जाती है, जैसे इंफॉर्मेशन से मिले क्लूज को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अपने फोन को टाइट पकड़ते हुए फाइनली डिसीजन लेता है, चलो चलते हैं। जीजी और वैंग वैंग एले के बाहर जा रहे होते हैं, पर जीजी अभी भी सोच रहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन में फू शेंग ने कभी भी शादी नहीं की थी, क्योंकि उसका एक पहला प्यार था जो बहुत कम उम्र में ही मर गई थी। उस टाइम पे उसका सिर्फ एक ही वंशज था, उसका अडॉप्टेड सन जिनसिए। जी हाइपिंग का एक्सप्रेशन सडनली डार्क हो जाता है, जैसे ही रियलाइजेशन उसके दिमाग में घंटी बजाता है। उस वक्त से 30 साल पहले हम हैं, फिर ये स्कूल जाने वाला बच्चा कैसे आया? अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, कुछ तो गलत है, ये बात समझ नहीं आ रही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है निंगहाई सिटी में, जहाँ सनसेट की रोशनी में हम देखते हैं एक प्राइवेट हाई स्कूल को, जब ज्यादातर स्टूडेंट घर जा चुके थे। जी बाइक से टिककर सीन को ऑब्जर्व कर रहा है। पास ही वैंग वैंग रैलिंग पर झुककर शक भरे अंदाज में धीरे से कहता है, सब बच्चे तो चले गए हैं, कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा अब तक। लगता है फू शेंग अपने बच्चे की एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जीजी की नज़र एक ब्लैक संटाना कार पर पड़ती है, जो रोड के दूसरे साइड पर पार्क है। वही वू शेंग की कार है। वो कहता है, थोड़ा और फोकस्ड होकर देखते हुए। तभी वैंग वैंग गुस्से से चीख पड़ता है, क्या ये पूरा वक्त तो यही थी? हाँ, बेचारा वैंग वैंग, उसकी सीआईडी की नज़र जो फेल हो गई थी, चिढ़ गया था बेचारा। जीजी के चेहरे पर एक क्रीपी सी मुस्कुराहट आती है। वो कभी लेट नहीं होता। पीछे हम जिनसिए की पिछली लाइफ की फ्लैशबैक इमेज देखते हैं, जिसमें वो कह रहा होता है, मेरे फॉस्टर फादर कभी लेट नहीं होते, वो हमेशा अपना प्रॉमिस निभाते हैं। यानी हमारा चीची अपनी पिछली लाइफ की कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है। इधर वैंग वैंग को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा। बॉस, ये कार तो बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है। ब्लैक फ्लेम का गैंग का बॉस ऐसी प्लेन सी कार चलाएगा? वैंग वैंग कार की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। जी एक नज़र उसको देख के श्रक करता है, जैसे ये बात बहुत ऑब्वियस हो, और उसे समझाते हुए कहता है, देखो, विंडोज और टायर्स मॉडिफाई किए गए हैं। टायर का साइज रैंडमली चेंज करना इलीगल है, और इस तरह ड्राइव करके वो लो प्रोफाइल तो बिल्कुल नहीं रख रहा। वैंग वैंग ट्विंकल भरी आंखों से जीजी को देखते हुए कहता है, क्या उसे ट्रैफिक पुलिस का कोई डर नहीं है? पर बॉस, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो कमाल की है, कमाल ही कर देता तो सी। और तभी कार का दरवाजा खुलता है। 2 बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। उनमें से एक केक के बॉक्स को पकड़े हुए था। होली क्रैप! वैंग वैंग की शौक से आंखें और बड़ी हो जाती हैं। बॉस, वो गंजे बॉडीगार्ड ने केक निकाल लिया। जी एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाथ उठाकर वैंग वैंग को चुप रहने का इशारा देता है। वैंग वैंग मुंह सिलकर एकदम चुप हो जाता है। दोनों हाथ अपने मुंह पे रखता है, जैसे उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गया हो। और तभी कार से एक आदमी निकलता है, हमारी कहानी का विलन, यानी फू शेंग, ब्लैक फ्लेम गैंग का अल्फा और बॉस, अपनी लेदर ग्लेव्स को एडजस्ट करता हुआ। और अफसोस की बात, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा नए चैप्टर के इंतज़ार में, बट जैसे ही चैप्टर आएगा आई विल बी क्विक टू अपलोड, प्रॉमिस। तो गाइज, जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।